गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है और उसके बाद हम लोग आज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, क्या ज़रूरत पड़ गया हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। और हम पहले कोबोल, पास्कल, फिर सी प्लस प्लस, फिर उसके बाद जावा, डॉट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। ओके, तो कंप्यूटर के बारे में हम सभी को पता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो सिंपली अगर कंप्यूटर के लिए पूछा जाए कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो हमारा एक ही आंसर होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र के थ्रू दिए हुए इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइसेस से क्या करता है, रिसीव करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके उनका आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस पर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ओके, क्या होता है उसमें, इनपुट डिवाइसेस होता है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम अपना डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसका आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिल जाता है। उसका हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिल जाता है। इसमें हम इनपुट डिवाइस में जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम लोग आउटपुट डिवाइस के और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम लोग इनपुट डिवाइस के लिए या फिर डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि प्रिंटर एंड मॉनिटर। अगर हमारा आउटपुट वॉइस में है तो उसके लिए हम स्पीकर का भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का काम क्या है, डेटा को इंसर्ट करने का काम इनपुट डिवाइस के थ्रू। सीपीयू का काम क्या है, डेटा की प्रोसेसिंग करना, और डेटा की प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, डेटा का आउटपुट दे देना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस, है ना, इन चीज़ों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, कंप्यूटर बना हुआ है। और ये जो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं, हार्डवेयर, है ना। हमारे कंप्यूटर में ये जो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। मतलब कहा जाए तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर लगे होते हैं। तो क्या सिर्फ हार्डवेयर लगे होने से हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हार्डवेयर के होने से हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता। हार्डवेयर के साथ में उसको चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के साथ में क्या चाहिए उसे, सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके काम करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो अगर कहा जाए तो कंप्यूटर जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि कंप्यूटर कंसिस्ट करके रखता है किन किन चीजों को, दो चीजों को, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दो चीजों से मिल करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। और ये दोनों चीजें अगर हमारे कंप्यूटर में होती है तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठीक से वर्क करता है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज अगर ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो आप
का कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करेगा ही नहीं, या सिर्फ सॉफ्टवेयर से आपके पास में हार्डवेयर नहीं है तो भी आपका काम कंप्यूटर सिस्टम नहीं कर सकता। मतलब हमारे काम को करने के लिए कंप्यूटर में दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, हार्डवेयर की भी जरूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। हार्डवेयर के बारे में आपको इससे पहले मैंने बता दिया कि हार्डवेयर जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू के अंदर रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है हार्डवेयर कहलाती हैं। सॉफ्टवेयर में आते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक एक प्रोग्राम का जब हम कलेक्शन करते हैं कई ढेर सारे प्रोग्राम्स हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाता है, मिलकर के सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, है ना। आइए देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज बहुत पहले हम लोग यूज किया करते थे, स्टार्टिंग में विंडोज 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। प्लस साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर के थ्रू दिए हुए इंस्ट्रक्शन और हार्डवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उतना हमें इनके बारे में अंदर नहीं डीपली जानना है। हमारा जो सिर्फ एम है वो क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, विस्टा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। क्या कह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म या फिर कंप्लीट करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सभी लोग यूज करते हैं MS ऑफिस, है ना, ऑफिशियल वर्क के लिए वर्ड एडिटिंग यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, MS ऑफिस पैकेज के अंदर आती है। और MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। एंड और भी है, जैसे कि क्या कहते हैं, वीडियोस वगैरह देखने के लिए हम लोग वीडियो प्लेयर का यूज करते हैं, दैट इज VLC का यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बनता कैसे है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, है ना, ये बनता कैसे है, कहाँ से आता है, ठीक है। तो इनके बनने की बात अगर देखा जाए तो चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, इनको बनाया जाता है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कह लीजिए जनरली कि हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। बहुत पहले स्टार्टिंग में जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम आया होगा, ठीक है, तो उस समय भी हमें ये प्रॉब्लम हुआ होगा, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी होगी। तो उस टाइम पर भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर क्रिएट किए होंगे, फिर उसके बाद हम अपने टास्क को परफॉर्म किए होंगे, है ना। धीरे धीरे करके हमारा IT क्या हुआ, उसमें IT में डेवलप करता गया, ठीक है। तो
उसके डेवलप से हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को छोड़ते आए, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते आए। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, उनसे बेटर हमें नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बनाया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारे पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसको सॉल्व करके हम नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया और हम उनका यूज करने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे हमारा डेवलप करता चला जा रहा है और एक के बाद एक हम क्या करते जा रहे हैं, नया नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। काम हम वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, सॉफ्टवेयर ही क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही बना रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। बट आए दिन है ना, रोज रोज क्या होता है, नया नया हम क्या यूज करते जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते जाते हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ पर ये कहना है कि चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करें, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करें, है ना, नॉर्मली कहा जाए तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हम यूज कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है ना, कैसे कैसे करके हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। तो बिगिनिंग से लेकर के यानी कि स्टार्टिंग टाइम से लेकर के आज तक का जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इनको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग से लेकर के यानी कि बहुत पुराने टाइम से जो प्रोग्रामर्स हुआ करते थे, वो जो भी प्रोग्रामिंग करते थे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, तो तब से लेकर के आज तक का जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसे 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। हम उसको ऐसा कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या 3 लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, या टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या टाइप्स है देखते हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला जो टाइप था, सबसे पहला जो लेवल था, वो था लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज LLL। इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि सबसे पहले जब कंप्यूटर सिस्टम आया होगा उस टाइम पर प्रोग्रामर्स जो थे वो लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसका यूज करते थे, लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे। और इस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज का यूज करके सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते थे। मशीन लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी कोड्स, यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर हम जिस कोडिंग का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड्स। और ये बाइनरी कोड्स होते हैं 0 और 1, सिर्फ यही 2 चीज है जिनको हम लोग बाइनरी कोड्स बोलते हैं। और ये क्या है, 0 और 1। यानी कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें हम जो भी प्रोग्रामिंग करते थे वो प्रोग्रामिंग हम करते थे उसके लिए हम जो कोडिंग किया करते थे उस कोड में हम यूज करते थे क्या चीज, 0 और 1, यानी कि बाइनरी कोड्स का यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, है ना, जिसे क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो 0 और 1 के फॉर्मेट में सारी कोडिंग 0 और 1 के फॉर्मेट में होती थी। कोई आसान काम नहीं है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी कोड्स में 0 और 1 की फॉर्मेट में कोडिंग करना है कोई आसान काम नहीं है, डिफिकल्ट है ना, ये डिफिकल्ट है। एक तो कोडिंग करना भी डिफिकल्ट है, दूसरा इसको समझना भी डिफिकल्ट है। बाई चांस हमने कोडिंग करके प्रोग्राम को बना भी लिया, ठीक है, और प्रोग्राम को कंपाइल किया और जब रन किया तो रन करने के टाइम पर हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ रहे हैं। अब उस एरर को फाइंड करो और उस एरर को सॉल्व करने के लिए फिर से उतनी मेहनत करो, ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में अगर हमें कोडिंग करना है, हमें कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो महीनों 2 महीनों सालों लग जाते रहेंगे शायद उस टाइम पर। मतलब सीधी बातें क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। अगर हम मशीन लैंग्वेज का यूज करके क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो पहला जो चीज़ था कि अंडरस्टैंड होना बड़ा मुश्किल है, समझ पाना मुश्किल है। 0 और 1 के फॉर्मेट में हम कोडिंग कर रहे हैं तो समझ पाना मुश्किल है। अगर एरर अकर हुआ तो उस एरर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और प्रोग्राम बनाना और फिर उससे प्रोग्राम्स का कलेक्शन करके सॉफ्टवेयर क्रिएट करना में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ये प्रॉब्लम था लो लेवल लैंग्वेज में, है ना।
जो क्या है हमारा मशीन लैंग्वेज। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए धीरे धीरे जब हम लोग आगे की तरफ आए तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था तो उस समय फिर प्रोग्रामर्स ने सोचा कि अगर हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर्स ने एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, है ना। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कहलाता है क्या? असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टाइम था उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, MLL, मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज। और इस मिडिल लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो था असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज। तो अब देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में हम कोडिंग कैसे करते थे, है ना। जिस तरीके से हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे और यहाँ पर कोडिंग करने के लिए बाइनरी कोड्स का यूज करते थे, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में कोडिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते थे? बाइनरी कोड कहते हैं। वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में जब हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम बनाने के लिए उसकी कोडिंग करते थे तो वो जो कोड्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं निमोनिक कोड। वो कोड्स क्या कहलाते हैं? निमोनिक कोड, है ना। अब देखते हैं निमोनिक कोड क्या होता है। तो यहाँ पर हमको छुटकारा तो मिल रहा था 0 और 1 की फॉर्मेट से, हमें छुटकारा तो मिल रहा था मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स की कोडिंग से, हमें छुटकारा तो मिल रहा था क्योंकि हम यूज कर रहे थे मैनिमोनिक कोड यूज कर रहे थे। मैनिमोनिक कोड कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये देखें कि अगर हमें यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम मशीन लैंग्वेज में हमें कोई 2 नंबर्स अगर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 + 3 को ऐड करना है तो 2 का, है ना, 2 का बाइनरी कोड लिखेंगे, ठीक है। 2 के बाइनरी कोड्स आएंगे, प्लस के लिए बाइनरी कोड्स आएगा, 3 के लिए बाइनरी कोड्स आएगा, ठीक है। यानी कि 0 और 1 की फॉर्मेट में 2 के बाइनरी कोड्स, प्लस का बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्मेट में, 3 का बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्मेट में आएगा। वहां पर हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन उसी 2 और 3 को अगर हम असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करें, ऐड करना चाहें तो हम क्या लिखते थे, है ना। ये जो प्लस का साइन हम यूज कर रहे हैं, इस ऑपरेटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लस के साइन की जगह पर, प्लस के साइन का बाइनरी कोड्स यूज करने की जगह पर हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते थे ऐड, फॉर एडिशन। और क्या ऐड करना है? 2 को 3 के साथ। ये क्या है हमारा? मैनिमोनिक कोड। ओके, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन अगर करना हो तो सब्ट्रैक्ट। अब अगर ये 2 और 3 किसी वेरिएबल या किसी फाइल के अंदर सेव है ना, या किसी रजिस्टर के अंदर सेव है, दैट इज R1, R2, है ना। सब्ट्रैक्ट R1 के अंदर जो है वो R2 से क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मूव R1, R2, है ना। ये क्या है? ये सब है हमारा क्या? असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर भी हमें दिक्कत तो कुछ नहीं था, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, कुछ इजी हो गया था, समझने में इजी हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही थी कि हम असेंबली लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर तो वो सारी प्रॉब्लम्स कुछ खत्म हुई, लेकिन इसके बाद भी धीरे धीरे करके ये मालूम चला कि इस असेंबली लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ना, टाइम लग रहा है समझने में, ठीक है। जिसको इसके बारे में नॉलेज है उसे तो समझ में इजीली आ जाएगा, जिन्हें नहीं है उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लोगों को समझाने में भी टाइम लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि इसमें हमें क्या लगा है? थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, टाइम क्यों लगा है? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का यूज करके जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते थे, सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो असेंबली लैंग्वेज में होता क्या है कि हमारा जो सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, सोर्स प्रोग्राम जो कि किसमें लिखा हुआ है? असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये असेंबलर के थ्रू यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या था कि हम जब असेंबली लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो ये प्रोग्राम जो है वो असेंबलर से होकर के गुजरता था। पहले वो जाता था कहाँ? असेंबलर के पास।
और उसके बाद इसका आउटपुट आता है। एक्चुअली ये आउटपुट नहीं आता है, ये कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज करके, तो हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो सोर्स प्रोग्राम कहाँ से होकर के गुजरेगा? सबसे पहले असेंबलर से होकर के गुजरेगा। असेंबलर का काम क्या है? हमने जो कोड्स लिखे हैं ऐड 2, 3, मूव R1, R2 इस तरीके के, तो वो हमारे जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड को असेंबलर क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? मशीन लैंग्वेज ही है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम आज भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब वो 0 और 1 की फॉर्मेट को ही समझता है। तो 0 और 1 की फॉर्मेट से तो हम छुटकारा पा गए थे। हम 0 और 1 की फॉर्मेट में तो कोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जिस लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं उस लैंग्वेज को उसका कन्वर्टर कह सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर उसको कहते थे। तो असेंबलर क्या करता था कि सोर्स प्रोग्राम को क्या किसमें कन्वर्ट करता था? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अब सोर्स प्रोग्राम को असेंबलर हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारे पास जो प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है वो 1-2 लाइन के तो है नहीं, 1-2 लाइन के तो है नहीं, हजारों सैकड़ों लाइनों के बने हुए हैं। तो 1000 से सैकड़ों या फिर 1000-2000 लाइन्स की जो भी कोड्स है उनको कन्वर्ट करने में यहाँ पर टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कन्वर्ट तो होगा नहीं, है ना। तो ये प्रॉब्लम आया हमारा किसमें? मिडिल लेवल लैंग्वेज के असेंबली लैंग्वेज में। तो फिर से यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रहा था कि टाइम कंज्यूमिंग फिर से हो रहा था और कुछ इसमें अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। इस वजह से फिर इसके बाद एक तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। इसका हमारे प्रोग्रामर्स ने इसमें और फिर क्या किया? डेवलप किया। तो एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, और वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, जो नया लेवल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या आया? जो थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, लेवल था, वो था HLL। अभी भी है, था नहीं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहते हैं उसे हम? हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में क्या चीज है। तो जिस तरीके से हम लोग मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, और मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए हम बाइनरी कोड्स का यूज कर रहे थे, वहाँ पर जिस फॉर्मेट में हम कोडिंग करते थे उसे बाइनरी कोड कह रहे थे। फिर उसके बाद आया हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज में हमने जो कोड यूज किया, मिडिल लेवल लैंग्वेज में हमने जो लैंग्वेज यूज किया वो था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम्स क्रिएट करते थे, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते थे, उसकी जो कोडिंग करते थे, उस कोड्स को हम कहते थे मेमोनिक कोड। वैसे ही यहाँ पर हम जब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लग गए, तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो सब इंग्लिश के अल्फाबेट्स में करते हैं, इंग्लिश के स्टेटमेंट्स में करते हैं, जिसे समझना समझाना ज़्यादा ईजी है। बाकी के मशीन लैंग्वेज को और मेमोनिक कोड्स से ज़्यादा ईजी है समझना और समझाना। क्या चीज़? इंग्लिश के स्टेटमेंट्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है इंग्लिश की लैंग्वेज। मतलब हम अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करने लग गए जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, जिनमें कि इंग्लिश के स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश के स्टेटमेंट्स यूज होने वाले हमने जो प्रोग्राम्स यूज किए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज किया वो था सी, फिर C++, जावा एंड .NET, ओके, PHP। जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है PHP, .NEट एंड जावा। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, जिससे हम बाद में सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स करके। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग यूज करते हैं, वो कोडिंग सारी कोडिंग्स होती है इंग्लिश के स्टेटमेंट्स में होती है, जिन्हें समझ पाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ओके, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो काम एक ही चीज़ पे करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज में। यहाँ भी हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी हमारा सोर्स जैसे कि असेंबलर है ना, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर क्या कर रहा था? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग क्या होता है? कंपाइलर होता है। अगर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया तो उसमें सी का कंपाइलर होगा, और सी का कंपाइलर क्या करता है? सी के कोडिंग में लिखे हुए जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सी का कंपाइलर क्या करता है? उसे उठा करके
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो मशीन लैंग्वेज वाला कहाँ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम फिर क्या करता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ सकता है उसे, है ना, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इंग्लिश के लैंग्वेज को नहीं समझता, वो क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्मेट को ही समझता है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे जो भी यूज कर लें, ठीक है, C++ यूज कर लें, जावा यूज कर लें, .NET यूज कर लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चाहे कुछ भी यूज कर लें, हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है। C में C का कंपाइलर, C++ में C++ का कंपाइलर, जावा में JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो सभी के क्या है, अपने अपने कंपाइलर हैं जो क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखे हुए कोड्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन जो टाइम वाली बात आ रही थी कि हम मशीन लैंग्वेज में अगर कोडिंग करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, समझने में ज़्यादा है, अगर उसमें एरर आया तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी टाइम वाली बात आ रही थी, है ना, लोगों को समझने में, फिर उस एरर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। और दूसरा चीज़ क्या था, वहाँ पर असेंबलर का यूज़ हो रहा था, जो कि हमारे सोर्स प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या है, कंपाइलर का यूज़ करने लग गए, और ये क्या था हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज में। यहाँ पर जो कंपाइलर्स या फिर सॉरी यहाँ पर जो कंपाइलर्स या फिर क्या कह सकते हैं आप उसको, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पर जो कन्वर्टर है, ठीक है, वो बाकी के मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में और असेंबली लैंग्वेज के कंपेयर में वो ज़्यादा फास्टली उन्हें क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। इसलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके पहले C++ वगैरह तो हम लोग देख चुके हैं। हमारा जो नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, जावा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक्स।